पूछो डाउट्स। क्या हुआ? कल तो बोल रहे थे कि जो है वर्ड प्रॉब्लम्स में डाउट है। फोन से करे थे। कल तो बोल रहे थे कि एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन नहीं हो रहा था वर्ड प्रॉब्लम का जो सॉल्व कर रहे थे। तो एनसीईआरटी के हो गए थे? नहीं करे एनसीईआरटी के? इतने दिन से घर में बैठ के क्या कर रहे हो फिर तुम लोग? एनसीईआरटी भी सॉल्व नहीं हुई अभी तक? अभी मैं एनसीईआरटी का पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पलर की तो बात ही नहीं कर रहा। एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। कल तुम लोग बोल रहे थे ना कि एनसीईआरटी के डाउट्स हैं, वो इक्वेशंस नहीं बन रही थी। और मैं क्या पूछ रहा हूँ? कल तुम लोग बोलते हो कि डाउट है, फिर आज बोलते हो डाउट नहीं है। या तो फिर घर बैठ के सारा कुछ हो गया। हम्म। तो वही तो पूछोगे तभी तो, कौन सा सवाल है बताओगे तभी तो। इक्वेशंस नहीं बन रही थी, वही बताने के लिए तो हूँ मैं यहाँ पे। वही तो पूछ रहा हूँ इतने टाइम से कि डाउट कौन सा है। 4.3 का? 4.4 का कौन सा? तुम्हारा हो गया ये वाला क्वेश्चन? तो जब मैं बोल रहा था कि डाउट कौन सा है अभी, तो तू बोल रहा था कि डाउट नहीं है तेरे पास। नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? अभी मैं तुमसे पूछूंगा घर में जाके क्या करते हो। अभी 1 मिनट रुक जाओ। लगता है 5 मिनट जो है पढ़ाई करते हो तुम लोग। पास होने के लाले पड़ जाएंगे ऐसे। 9 CG पे तो दूर की बात होगी। अल्फा बीटा में ही खेलते रह जाओगे, एग्जाम आ जाएगा अगले दिन और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ही खेलते रह जाओगे बस। रीड करो क्वेश्चन। हाँ, क्या समझे सवाल से, समझाओ मुझे। एक मिनट एक एक करके इंफॉर्मेशन जो है लिखते हैं। लेंथ को मान लेता हूँ मैं x, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा? 2x। इतना क्लियर है? अब आगे क्या बोल रहे हैं? एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। हमें एरिया पता है किसका? लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ का। अच्छा। हाँ। तो ब्रेथ को अगर मान लें हम x, तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी होता है। तो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास? 2x स्क्वायर। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे? ठीक है,
बताओ अब क्या पूछ रहा है। हमसे ये बोल रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक हम रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना पाएं जिसका लेंथ जो है ट्वाइस है उसके ब्रेथ के, और उसका एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। क्या ऐसा पॉसिबल है? पहले तो उसने ये बोला है, और अगर पॉसिबल है तो बता दो फिर लेंथ ऑफ ब्रेथ बता दो, उस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव का लेंथ ऑफ ब्रेथ क्या होना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहले तो पूछ रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, कब पॉसिबल होगा। यहाँ पे ए की वैल्यू में लोगों को पता है कितनी है, ए की वैल्यू 800 था। 800 इक्वल्स टू 2x², तो यहाँ से x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। पहले तो इसने ये पूछा है कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, कब पॉसिबल होगा। हम्म, जब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तभी तो पॉसिबल है। जब रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, और वो भी एग्जिस्ट कैसे करने चाहिए, पॉजिटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, क्योंकि लेंथ ऑफ ब्रेथ कहीं भी नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो पहला तो कंडीशन ये हो गया। इसने पॉसिबल का मतलब क्या है, पॉसिबल का मतलब ये है कि रूट्स उसके एग्जिस्ट करने चाहिए, और एग्जिस्ट कर रहे हैं तो पॉजिटिव होने चाहिए। एक भले ही नेगेटिव हो जाए लेकिन एक तो पॉजिटिव होना ही होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से तुम लोग ये बताओ, ये जो x² इक्वल्स टू 400 लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है कि नहीं है, जोर से, है ना। इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल करेंगे। आंसर बताओ क्या है इस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, जल्दी से बताओ मुझे सॉल्व करके। रूट्स का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू तो होता है, तो बताओ मुझे। कितना, बस एक ही रूट आ रहा है इस क्वाड्रेटिक की इक्वेशन का। मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक्स की वैल्यू तो दो एग्जिस्ट करेंगी ना। रूट्स क्या होता है, रूट्स एक्स की वैल्यूज तो होती हैं, लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे, दो होंगे ना। तो एक ही आंसर कैसे हो सकता है इसका, तो +-20 बोलो ना, ये होना चाहिए। अभी भी डाउट है क्या इसमें, इतना सॉल्व कर लिया हमने। ये तो बच्चों वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर रूट मेथड लगा के सॉल्व करना है, रूट लेंगे दोनों तरफ, कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं इसे। तो एक्स कितना आ जाएगा, +-20 आंसर आ जाएगा। तो -20 को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि लेंथ कहीं भी नेगेटिव हो नहीं सकता है, और 20 को एक्सेप्ट करेंगे। फिर लेंथ बताओ कितना हो जाएगा 40, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 20। तो इस वाले सवाल में कुछ था क्या, कुछ टफ था इस वाले सवाल में, एक ही इक्वेशन तो बनी। तो आ गया। वेरिएबल कितने हैं इसमें, एक है, तो इक्वेशन कितनी बननी चाहिए, दो बननी चाहिए, एक बननी चाहिए ना। निकालना दो है, उससे क्या, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है ना, दो निकालना है, उससे थोड़ी ना कुछ है, उससे थोड़ी ना, उस पर कुछ डिपेंड नहीं करता कितने निकालना है, वेरिएबल कितना है, मतलब बस किससे है हमारा, कि कितने अननोन्स है, कितने निकालने हैं, उससे उससे नहीं है मतलब हमारा। इसके बीच में तो रिलेशन दिया हुआ है, ये लेंथ भी एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है, और ब्रेथ भी एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है। तो हमारा जो मतलब है वो किससे है, बस अननोन से कितने हैं। अगर एक्स आ गया तो लेंथ भी आ जाएगा, ब्रेथ भी आ जाएगा, कितने निकालने हैं उससे मतलब नहीं है, अननोन कितना है इसमें, क्योंकि लेंथ तो एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ है ना। और पूछो डाउट। तुम लोग डाउट यहाँ पे आके ढूंढ रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। डाउट पूछने का मतलब क्या है कि घर पे जाके तुम मार्क करके आओगे और यहाँ पे आके डाउट क्लियर करोगे। यहाँ पे तो तुम लोग सवाल पढ़ रहे हो, ये सवाल अच्छा लग रहा है देखने में, चलो ये पूछ लेते हैं, ऐसे थोड़ी ना डाउट क्लियर होता है। घर पे अटेम्प्ट किया है, सॉल्व नहीं हुआ है, तब फिर डाउट पूछोगे, ऐसे तो पूरी किताब डाउट है तुम्हारे लिए।
ये बात मैं चौथी बार बोल रहा हूँ कि डाउट जब पूछना होता है तो घर से मार्क करके आओगे, ये डाउट्स पूछने हैं। यानी कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे 5 मिनट और तुम लोग जो है डाउट इकट्ठा कर रहे हो अपना, ये थोड़ा ना कुछ मतलब बनता है। पूछो। 14.3 4.3 का कौन सा लास्ट का क्वेश्चन नंबर बताओ ना। 9 तो करवा दिया था मैंने क्लास में, नहीं हुआ। वीडियो जो मैंने अपलोड किया था टेलीग्राम पे देखा है? कैसे देखा? डाउनलोड थोड़ा ना करना है, सीधा तो जो पुरानी वीडियोस है उन्हें डिलीट मार दिया करो। मतलब घर जाके रिवीजन नहीं हो रहा है। जिस दिन मैंने पढ़ाया था अगर उस दिन ये घर जाके रिवीजन किया होता तो डाउट ये होता नहीं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे डाउट बताने में, लेकिन आगे के लिए मैं बता रहा हूँ ये जो मैं पढ़ाता हूँ उसका घर जाके रिवीजन तो होना ही चाहिए। डाउनलोडिंग पे लगा दिया करो घर जाते हैं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन, ये मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 75/8 है ना? ठीक है। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो मैं मान लेता हूँ कि जो स्मॉलर वन है, छोटा वाला है, वो जो है T1 टाइम लेता है, और जो लार्जर वन है, बड़ा वाला है, वो T2 टाइम लेता है। ये मैंने मान लिया। अब हमारी इक्वेशन कितनी बननी चाहिए? 2 इक्वेशन बननी चाहिए क्योंकि अननोन हमारे पास 2 हैं। अब बोल रहा है कि दोनों वाटर जो दोनों जो पाइप है ना वो मिलके कितने घंटे में भरते हैं? 72/8 में, 75/8 में। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस। ये जो लार्जर वन है इसको 10 घंटे कम लगते हैं, इसको 10 घंटे कम लगते हैं T1 से। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? T2 minus 10 equals to T1। सॉरी प्लस आएगा, इसको 10 हाँ लार्जर वन को 10 घंटे कम लगते हैं, इसको जो T2 है इसको 10 घंटे कम लगते हैं। अगर इसे लगते हैं 25 घंटे तो इसे कितने घंटे लगते हैं? 15। नहीं, इसको 10 घंटे कम लगते हैं ना, सॉरी। इसको लगते हैं 5। तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? जब मैं 5 में 10 जोड़ूंगा तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे अगर ऐसे कभी डाउट हो ना तो वैल्यूज एज्यूम करके देख लिया करो। अब क्या डाउट है? हाँ, 5 और 15 को कैसे इक्वल बना सकते हो? फिर जब कभी डाउट हो ना कि किस में जोड़ेंगे तो ऐसे वैल्यूज अज्यूम कर लिया करो उस कंटेक्स्ट में, और फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा किस में जोड़ना है किस में घटाना है। हम्म एक बनी है, इसमें एक और बनेगी अभी। हाँ, क्यों? उसमें अननोन कितने थे? एक थे। यहाँ पे अननोन कितने हैं? T1 और T2 अननोन है ना। हाँ, तो रिलेशन का ही तो यूज किया तुमने, और क्या यूज किया? फिर एक ही इक्वेशन बनेगी। बिल्कुल ठीक है।
अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, बताओ दूसरी कंडीशन बताओ कैसे बनेगी, दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी। दोनों को मिला के कितना टाइम लगता है, 75/8। तो क्या मैं ऐसे जोड़ दूं, T1 + T2 = 75/8। इसमें क्या दिक्कत है, ठीक लिखा है ये। T1 क्या टाइम है, स्मॉलर टैंक, स्मॉलर पाइप को टैंक भरने में कितना टाइम लगता है। और T2 कौन सा टाइम है, लार्जर वन को टैंक भरने में कितना टाइम लगता है। तो ये T1 T2 ये क्या हो गया, तो टाइम जोड़ दिया तुमने, इससे क्या हो गया, इसे तो टैंक 2 बार भर दिया। बात नहीं यानी कुछ समझ में। जब दोनों को मिला के भर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि दोनों पाइप को डाल दिया टैंक में, है ना, इसका मतलब यही तो है। लेकिन ये जो सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है इसका मतलब क्या, इसका क्या मतलब है कि पहले छोटे वाले को भरा, छोटे वाले से भरा, ठीक है, फिर बड़े वाले से भरा। तो क्या दोनों एक ही बात है, नहीं है ना। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, गलत है। ये बात समझ में आ रहा है ना, सेकंड इक्वेशन क्यों गलत है। तो क्या होना चाहिए फिर बताओ, पहले ये क्लियर है कि सेकंड इक्वेशन गलत क्यों है ना। क्योंकि ये तो हमें कौन सा टाइम बता देगा कि जिसमें जो है छोटे वाले ने भी भर दिया और बड़े वाले ने भी भर दिया, वो भी सेपरेटली। यहाँ पे सेपरेटली, यहाँ पे कैसे है, साथ साथ भर रहा है दोनों, है ना। ये इस बात का हमें ध्यान रखना है कि साथ साथ भर रहे हैं दोनों, सेपरेटली नहीं भरना। सेपरेटली तो टाइम निकालना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि टैंक का वॉल्यूम है V। वैसे पूरा हम ढंग से सॉल्व करते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट जो है अपने क्लियर रख के। मान लेते हैं कि टैंक का वॉल्यूम है V। तो हमारे पास कितने क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, यहाँ पे कितनी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, 2, बिल्कुल ठीक है। कौन कौन सा, वॉल्यूम और टाइम। वॉल्यूम का क्या माना है मैंने, V माना है, और उस वॉल्यूम का यूनिट मान लेते हैं हम लोग मीटर क्यूब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, लीटर मान लेते हैं चलो। और टाइम का यूनिट क्या मान लेते हैं, दिया हुआ है सवाल में वैसे, आर दिया हुआ है। अब देखो जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मतलब वॉल्यूम और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट का कि इनवर्स का, डायरेक्ट का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, और पूरे टैंक का वॉल्यूम मान लेता हूं मैं V। तो मतलब V वॉल्यूम छोटा वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T1 के। ये रिलेशन समझ में आया कि नहीं आया, V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, क्योंकि V वॉल्यूम है और T1 क्या है, स्मॉलर वन को कितना टाइम लगता है टैंक फिल करने में। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा टाइम तक छोड़ दूंगा तो और ज्यादा वॉल्यूम फिल कर देगा वो, ठीक है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि 1 घंटे में कितना वॉल्यूम फिल कर देगा। हम्म, कितना, T1/60। 60 का है यहाँ पे, माइंड से निकाल दिया। चलो ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1। अब तुम्हें कुछ ये भी पता होगा कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि ये, तो कांस्टेंट क्या लगेगा, मल्टीप्लाइड फॉर्म में लगेगा। अगर इनवर्स होता प्रोपोर्शनल तो डिवीजन के फॉर्म में लगता, ठीक है ना। मतलब डिवीजन के फॉर्म में के नहीं लगता, ये जो नंबर जो T लिखा हुआ है वो 1/T होता। देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अब देखो मैंने ये क्या मैंने पूछा है, मैंने पूछा है कि 1 घंटे में कितना टाइम लगेगा। तो निकालो, मतलब T1 की जगह क्या, अब यहाँ से K की वैल्यू निकालो, K कितना आएगा, V/T1, ठीक है, ये आ जाएगा K। और यूनिट इसकी क्या होगी, लीटर पर आर। V की लीटर है, T1 की आर है, तो K की यूनिट ये आ जाएगी। अब इस वाली इक्वेशन में देखो, इसमें T की वैल्यू 1 पुट कर दो,
टी की वैल्यू अगर 1 पुट कर दो के तो इस वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा कि 1 घंटे में कितना वॉल्यूम फिल करता है, करो इसमें। तो यहाँ से एक मिनट मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है। हमें निकालना है 1 घंटे में कितना वॉल्यूम फिल कर देता है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है v इक्वल्स टू के टी वन। यहाँ से T1 की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो V कितना आ जाएगा K, V कितना आ जाएगा K आ जाएगा। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो नया जो V है, ये नया V है ना, ये V के बराबर नहीं है, V प्राइम बोल देते हैं इसे। कितना आ जाएगा V अपॉन T1। तो मतलब 1 घंटे में कितना वॉल्यूम फिल करेगा, V अपॉन T1 वॉल्यूम फिल करेगा। ये आया समझ में? T1 है। ये जो इक्वेशन है, ये जो लिखा हुआ है, ये क्या बताता है तुम्हें? ये बता रहा है V और टाइम के बीच में रिलेशन बता रहा है ना। तो अगर मैं इसमें टाइम की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, टाइम को 1 आवर अगर मैं पुट कर दूंगा, तो वहां से मेरे पास क्या आएगा, वहां से मेरे पास वो वॉल्यूम आएगा जो कि पाइप 1 घंटे में फिल करता है ना। तो टाइम को मैंने 1 पुट कर दिया, तो जो नया जो वॉल्यूम आएगा वो किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। और के की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले, V अपॉन T1 निकाल चुके हैं ना। तो यहाँ से जो V प्राइम, जो नया जो वॉल्यूम होगा, किसके बराबर हो जाएगा, लीटर, ये V अपॉन T1 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाला, देखो पूरा बेसिक से ऐसे सॉल्व करते हैं। लेकिन तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, किससे, यूनिटरी मेथड से, जो कि तुम लोगों को नहीं पता, इसलिए मुझे इतना एक्सप्लेन करना पड़ा। समझ में आ गया ना, ये तो बेसिक मेथड है, ये सब में काम करेगा। ठीक है, ये बेसिकली मैंने बता दिया ताकि जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए तुम्हारा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट निकालेंगे यहाँ पे। हाँ, V वॉल्यूम फिल कर देता है T1 टाइम में। तो T1 को मुझे 1 बनाना है। T1 को 1 कैसे बनाऊंगा, यहाँ पे T1 से डिवाइड कर दूंगा और यहाँ पे T1 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, V अप बाई T1 प्रोपोर्शनल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या आया कि 1 घंटे में इतना वॉल्यूम फिल कर देगा। डायरेक्ट यहाँ से आ गया रिजल्ट, जो हमने इतनी मेहनत से निकाला था। अभी भी नहीं है क्लियर? हम्म, तो किससे करना चाहिए बताओ? हाँ, 1 मिनट, ये जो रिलेशन लिखा हुआ है, इससे तुम लोग क्या समझ रहे हो? हाँ, ये समझते हो। और यहाँ से ये भी हम समझते हैं कि T1 टाइम में V वॉल्यूम फिल करता है, क्योंकि हमने वेरिएबल्स तो अननोन तो ऐसे ही एज्यूम किया है ना। अब मुझे निकालना है 1 घंटे में कितना वॉल्यूम फिल करता है। तो अगर मैं यहाँ पे LHS में, सॉरी RHS में किसी तरीके से 1 बना दूं, तो जो यहाँ पे LHS में जो एक्सप्रेशन आएगा वही तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन होगा कि 1 घंटे में कितना वॉल्यूम फिल कर देगा। तो T1 को 1 कैसे बना सकता हूँ, T1 से डिवाइड करके। तो कॉमन सेंस इसमें तो, ये तो पता है ना इतना, कि ये भी नहीं पता है T1 को 1 कैसे बनाएंगे, T1 से डिवाइड करके। तो T1 से अब डिवाइड करूंगा तो ऐसा तो नहीं कि यहाँ यहीं पे डिवाइड करूंगा, LHS में भी करना पड़ेगा। तो V बाई T1 किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, 1 के। अब यहाँ से हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ से हम लोग ये समझते हैं कि 1 घंटे में V बाई T1 वॉल्यूम फिल कर देगा, यही तो समझते हैं यहाँ से बस। अब क्या डाउट है? बट तो वही तो मैंने हटा के पहले सॉल्व तो किया था, के लगा के। ये तो शॉर्टकट है, ये तो है ना, बिल्कुल बेसिक से मैंने अभी सॉल्व तो किया था के लगा के। तो शॉर्टकट है ऐसे बताने का, डायरेक्ट वाले में अप्लाई हो जाएगा। तो क्वांटिटीज जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसमें अप्लाई हो जाएगा। इन्वर्स में भी हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटीज लिखेंगे अलग तरीके से। जब इन्वर्स वाला सवाल आएगा तो देखेंगे उसमें। लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, दिखाएंगे साइड में, जैसे मैंने दिखाया वैसे दिखाएंगे साइड में। 1 मिनट तो लगता है इसे लिखने में। तो 1 घंटे में जो है स्मॉलर वाला इतना वॉल्यूम फिल कर देगा। हम्म,
पहले मैंने, ठीक है, पहले मैंने ये बना के देखा T1 प्लस T2 इक्वल्स टू दिस। मैंने देखा इससे बात नहीं बन रही है, तो मैंने सोच के देखा, क्या पता मैं जो है 1 घंटे से यूज करके देखता हूँ, अगर इससे भी नहीं बनेगी तो कुछ और सोच के देखूंगा। मैथमेटिक्स यही है, सोच के देखा है ना, कुछ ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि रटा हुआ सवाल, ऐसा कुछ नहीं है, सोच के देखा। तो मतलब कितना आ जाएगा V/T1, अरे green, कितना आ जाएगा V/T1, 1 घंटे में जो फिल करता है। ऐसी लार्जर वाला कितना आ जाएगा V/T2। तो ये भी 1 घंटा चला और ये भी 1 घंटा चला, ये किसके बराबर होगा? देखो मैंने बताया था कि जो है हम यूनिट्स का ध्यान रखेंगे, टाइम को हमेशा टाइम के बराबर दिखाएंगे। जो एलएचएस में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये किसका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वॉल्यूम का कि टाइम का? दोनों का लिखा हुआ है। नहीं यूनिट बताओ, हाँ यूनिट, यूनिट बताओ क्या है, जो एलएचएस में जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम का कि टाइम का? वॉल्यूम का लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? वॉल्यूम का लिखा हुआ है। बात आ रही है ना समझ में, किसका लिखा हुआ है? वॉल्यूम का, क्योंकि बेसिकली V/T1 क्या है कि 1 घंटे में कितना वॉल्यूम फिल कर देता है, वही तो निकाला था हमने। तो वॉल्यूम को किससे इक्वेट करेंगे? वॉल्यूम से तो करेंगे, तो मतलब आरएचएस में वॉल्यूम आना चाहिए, पहली बात तो ये तो क्लियर हो गया। तो अब कैसे लिखेंगे वॉल्यूम, देखो ये सोचना है। अब हमारे हमको पता है कि 75/8 आर में V वॉल्यूम फिल हो जाता है ना? और ये एलएचएस में क्या लिखा हुआ है कि 1 घंटे में टैंक में कितना वॉल्यूम फिल हो जाता है। कुछ बात आ रही है समझ में? मैंने 1 घंटे तक स्मॉलर वन को डाले रखा और लार्जर वाले को भी डाले रखा। तो 1 घंटे में ये जो एलएचएस में क्या बता रहा है कि 1 घंटे में टैंक का कितना वॉल्यूम फिल हो जाएगा, यही तो बता रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? इतना हो जाएगा ना, यही तो बता रहा है। तो आरएचएस में भी मुझे वही लिखना पड़ेगा कि 1 घंटे में टैंक का कितना वॉल्यूम फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे भी यही काम करेंगे, 75/8 आर में वी वॉल्यूम टैंक का फिल हो जाता है, तो 1 घंटे में टैंक का कितना वॉल्यूम फिल हो जाएगा? 8V/75। अब तो जो है समझ में आना चाहिए ना, कि नहीं आ रहा समझ में? इसको 1 बनाएंगे, 1 कैसे बनाएंगे? 8/75 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 1 बन जाएगा, और यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो ये 8V/75 हो जाएगा ना? तो कितना आ गया? 8V/75। अब तुम लोग के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यहाँ तो 2 इक्वेशन है, यहाँ तो कितनी इक्वेशन है? 2 इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं यहाँ पे? 3 है, T1 T2 V। तो ऐसे तो सॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन सॉल्व हो जाएगा कैसे? V V कैंसिल हो जाएगा सबसे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1/T1 प्लस 1/T2 इक्वल्स टू 8/75। अब क्या सॉल्व हो जाएगा हम लोगों से? हो जाएगा ना? तो इसीलिए ये बढ़िया सवाल है। देखने में तो लगता है कि V भी आ गया, मतलब अब एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, लेकिन V कैंसिल हो गया है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये सवाल को मैंने बोला था कि 3-4 बार इसे ट्राई करना, अटेम्प्ट करना। अगर पहली बार सोच रहे हो कि पहली बार में ही ठीक कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस वाले सवाल को क्या करना है, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना? स्टार बना देते हैं, इसे स्टार लग नहीं रहा है, कोई बात नहीं। हाँ अब पूछो, क्या क्या पूछो? अच्छा ये वी कैसे कैंसिल किया, ये तो समझ में आ रहा है ना, कि ये भी नहीं आ रहा समझ में। वी कैसे कैंसिल कर दिया? जब कैंसिल करेंगे तो ऐसे नहीं कि इस वी को इससे करेंगे, सारे वी खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना क्यों खत्म हो जाएंगे? तुम लोग की शक्ल नहीं बता दी मुझे। ये करना पाप है, ये तो पता है क्यों पाप है।
तो क्या करना ठीक है, v को कॉमन निकालना ठीक है LHS में से, क्योंकि कॉमन फैक्टर है और यहाँ v लिखा हुआ है। अब काटना ठीक है, क्लियर है, ऐसे काटा है मैंने। इसके बाद तुम सॉल्व करके बताओ मुझे, बताओ सॉल्व करके कितना आंसर आना चाहिए। हाँ, दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, पहले क्या बनाएंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, फिर न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं और जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसे वैसे का वैसे ही लिखते हैं। सॉल्व करके आंसर बताओ। अगर ये भी आंसर नहीं बता पाए तुम लोग, तो फिर मैं यही पढ़ाऊंगा तुम लोगों को कि फ्रैक्शन को जोड़ते कैसे, एलसीएम कैसे लेते हैं। और घर जाके ये सवाल की प्रैक्टिस 4 बार तुम लोगों से होनी चाहिए। पहली बार जो है ये पूरा लेक्चर देख के समझना एक एक बात पूरा ढंग से, फिर 3 बार खुद से अटेम्प्ट करना है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ऐसा सेम सवाल आएगा वहां पे, बिल्कुल सेम, वहां पे बहुत तेजी से निकलूंगा मैं। बिल्कुल ठीक है, दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक को निकालेंगे दूसरे के टर्म्स में और उसे दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, ऐसे तो सॉल्व करते हैं। आंसर सही बताओ, बेशक टाइम ले लो इस बार, लेकिन आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट बताओ। और डाउट्स पूछने में जो है कुछ संकोच नहीं करना है, मतलब अगर जितने डाउट है सारे ले आओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरे को एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी, ले लूंगा मैं। सिलेबस मुझ पे छोड़ दो कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, तुम तो डाउट पूछो बस।
आंसर आया नहीं अभी तक? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। सारे मेथड से सॉल्व करने में मतलब जाना, एक मेथड उठाओ कोई सा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग उठा लो या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उठा लो, उसी से सॉल्व करने हैं बस। यानी कि सारे मेथड से सॉल्व करके चेक करके वेरीफाई करके देखते हो, ऐसा नहीं करना है। एक ही क्वेश्चन थोड़ा ना करके आना है एग्जाम में। कितना टाइम और लगेगा? नहीं आ रहे? कितना? रूट में तो आंसर नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तुझे बहुत ही सुंदर सा आंसर आ रहा है, रूट में तो नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा। किसकी वैल्यू तुमने सब्स्टिट्यूट करी है? T1 की T2 की? सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करी होगी। किसकी, T1 की कि T2 की? T1 की। तो मतलब ये आ गया होगा 1/T2 प्लस 10 प्लस 1/T2 इक्वल्स टू 8/75, है ना? तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा? 2T2 प्लस 10 इंटू 75 इक्वल्स टू 8T2 टाइम्स T2 प्लस 10। ये भी आ गया होगा। कितना था? 2T2 प्लस 10 टाइम्स 75 इक्वल्स टू 8। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? T2 प्लस 5 इंटू 75, क्या हुआ? सही है, 8T2 टाइम्स T2 प्लस 10। इससे कैंसर 4 टाइम्स
कितना हो जाएगा ये 75 T2, 75 × 5 कितना हो जाएगा 375 इक्वल्स टू 4T2² प्लस 40T2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4T2² माइनस 35T2 माइनस 375 इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 × 3 × 5 × 2 × 2। तो कितना आ जाएगा ये फैक्टर्स आ तो जाएंगे, क्लिक नहीं कर रहा माइंड में। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालते हैं। क्या? हाँ, तब भी कुछ बात नहीं बनेगी, मतलब तब भी आगे चल के यही एक्सप्रेशन आएगा, यही इक्वेशन आएगा, तब भी कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आगे चल के इक्वेशन तो यही बनेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, आगे चल के इक्वेशन तो यही बनेगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालते हैं। थर्टी फाइव का स्क्वायर कितना होता है 1225 B² माइनस 4AC, मतलब 16 × 375। 16 × 375 कितना हो जाएगा 6000, मतलब 6000 प्लस 1225, ये कितना आ जाएगा 5227 डिवाइडेड बाय 8। दूसरा वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव आएगा। अब 7225 किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब किसका परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी, ये निकालना पड़ेगा। 7225, तो इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 5 1 2 4 5 5 2 4 9,
249 7 का क्यूब होता है शायद से। नहीं नहीं, 3 का कुछ होगा ये। 8 1, हाँ ये आ गया 3, 9 से देते हैं ना सीधा, आ गया 9, फिर ये आ गया 9, लेकिन एक 3 यहाँ पे, 3 का पेयर बच रहा है यहाँ पे। कुछ कैलकुलेशन में जो है मिस्टेक करी हमने, फिर देखते हैं यहाँ पे। ये गलती हुई ना। ये आएगा 1 4 और 4 5, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 2 8 9, ये 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, 17 के टेबल में आ जाएगा ये शायद से। ये आ जाएगा 17, और 17 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ के जो है 5 के 3 ही बने यहाँ पे। अच्छा अच्छा, अरे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 289, फिर 17 से करोगे तो कितना आ जाएगा 17, फिर 17 से करोगे कितना आ जाएगा, तो पेयर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, है ना।
तो कितना आ जाएगा ये 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा 70/80 है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा क्या चीज़, एक मिनट, ये 17 × 5 कितना होता है, सॉरी 17 × 5 कितना होता है 85। तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 प्लस 85/8। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 120/8। 120/8 कितना आ जाएगा 30/2 मतलब 15 है ना। कितना आ जाएगा ये 15 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एक आ जाएगा 15, T2 आया 15 और T1 कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो T2 आया 15, नहीं T2 आया कितना, ये हमने क्या निकाला है T2 निकाला है कि T1 निकाला है T2। तो T2 कितना आया 15 और ये आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, यहाँ पे भी फैक्टर्स वो बन जाते हैं, हमने ज़्यादा फिर दिमाग लगाया नहीं यहाँ पे। यहीं पे हमें फैक्टर्स मिल जाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही हो जाता है ये, लेकिन यहाँ पे हम सोच नहीं पाए वैसे कोई फैक्टर। ठीक है, और पूछो कौन सा डाउट है। जो मैंने किया है वैसे किया है, तो काटना तो है ही, आंसर बताना है ना, रूट में थोड़ा ना छोड़ देंगे। हाँ, आंसर सेम आया है तो रूट को उसको करना, रूट में रूट की वैल्यू निकालना। नहीं खुल तो रहा होगा, फिर कुछ ना कुछ करिए गड़बड़। प्राइम फैक्टराइजेशन करना घर जाके ढंग से, और फिर आंसर मैच करके देखना, क्योंकि बस अगर वही मिस्टेक है फिर तो आंसर सेम आएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कौन सा डाउट है। अच्छा अच्छा, 10th भी तो था ना, 9, 10th 11th था ना, पहले 11th ले लेते हैं चलो। हाँ क्या आ जाती, मतलब फिर शुरुआत में दूसरे टाइम को जो है, मतलब जो दोनों के जो टाइम है उसे एक वेरिएबल में एज्यूम करना पड़ता, एक से भी काम हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। वही ना, फिर मतलब काम तो जो मैंने किया है वही करना पड़ता, लेकिन बस तुम पहले लिख देते। अगर इस टाइम को तुम T1 बोला है तो इस वाले टाइम को तुम क्या बोलते हैं 10 - T1 बोलते हैं, बस यही चेंज आता और क्या आता। लेकिन ऐसे करोगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। क्या चीज़, ये वाला सेकंड वाला स्टेप कैसे बनाई है मैंने, तो वही तो मैंने कैसे बनाई बताया तो मैंने। पहले मैंने T1 प्लस T2 को जोड़ के देखा, मैंने देखा ये तो बात बन नहीं रही है, फिर मैंने ये करके देखा ये भी नहीं बनता है, तो फिर कुछ और करके देखता मैं, तो कुछ और करके देखेंगे। तो इसलिए तो प्रैक्टिस करनी है घर पे, एग्जाम में थोड़ा प्रैक्टिस करने जाते हैं हम लोग, एग्जाम में तो क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। हाँ क्या चीज़, वन में नहीं बनेगी तो टू में ही बनेगी। बस मैंने क्या किया, इसको T1 माना, इसको क्या मान लिया 10 - T1, फिर बस बन जाती यही, सेकंड वाली तो यही बनती 1/T1 प्लस 1/10 - T1 इक्वल्स टू 8/25, ये बनता। इसमें क्या है, एक दो का चक्कर छोड़ दो, ऐसे ही जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करो। ठीक है, दो तुम तो दो ही मानो, ज़्यादा एक के चक्कर में मत रहो। इसलिए तो प्रैक्टिस करनी है घर पे, और क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में, ये नहीं कि एग्जाम में प्रैक्टिस नहीं करना। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, अब तुम्हें आइडिया हो गया कि अच्छा ये वाटर टाइप वाला क्वेश्चन आता है तो ऐसे सॉल्व करते हैं, कि अभी भी आइडिया नहीं हुआ है, हो गया है ना। तो अगर वाटर टाइप वाला एग्जाम में आया, तब तुम लोग क्या वहाँ पे
जो हमने पहले इक्वेशन बनाई थी वो तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, तुम सीधा यही इक्वेशन बनाओगे। इसी को तो प्रैक्टिस बोलते हैं, और किसको बोलते हैं। अब एग्जाम में तब पता है कि ऐसे बनाना है, एग्जाम में फिर भी वैसे बनाओगे, फिर क्या है, बेवकूफ़ी है। हाँ, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, ये भी मैंने करवाया हुआ है कि नहीं करवाया है। दो स्क्वायर दे रखे हैं, उनके एरिया का सम दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर। तो एक स्क्वायर का एरिया हम लोग मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 4x। और दूसरा वाले का, अच्छा ये तो पेरीमीटर लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 468। क्या, दो स्क्वायर है ना, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या है, पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है। मैं मान लेता हूँ कि x जो है y से बड़ा है, कि जब भी डिफरेंस आता है तो एज्यूम करना पड़ता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 4x माइनस 4y कितना हो जाएगा, 24। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करना, फिर ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बढ़ना। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस वाई कितना हो जाएगा, जैसे मैंने 2 काट दिया था वहाँ पे, है ना, ये कितना हो जाएगा 6। अब हमारे पास कितनी है, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लेंगे हम लोग बड़े आसानी से। ठीक है, हो जाएगा ना सॉल्व, सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना अपना, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व, जो हमने बेसिकली तरीका पढ़ा है वैसे ही सॉल्व करना, जैसा भी कर लो, दोनों से आंसर आएगा। लेकिन सेकंड को फर्स्ट में पुट करो, फर्स्ट को सेकंड में पुट करने के लिए रूट लेना पड़ेगा ना, इसलिए सेकंड को फर्स्ट में पुट करो। मतलब यहाँ से x निकाल लो y के टर्म्स में, कितना आ जाएगा 6 प्लस वाई, और उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो कितना आ जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 468। ये y में क्वाड्रेटिक बन गई, इसके दो रूट्स आएंगे, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव, नेगेटिव वाले को रिजेक्ट करेंगे। तो पूरा सॉल्व करूँ अब मैं, खोलेंगे बिल्कुल, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, बिना खोले हुए कैसे हो जाएगा ये सॉल्व। तो और क्या, ठीक है। और एन एक्सप्रेस ट्रेन, क्वेश्चन रीड करो। समझाओ। हाँ, एक मिनट, एक एक कंडीशन पे रुक के जो है इक्वेशन फ्रेम करते हैं। हाँ, क्या है पहला, हमें पहली बात तो स्पीड निकालनी है ना, एवरेज स्पीड निकालनी है दोनों ट्रेनों की। तो उसको मैंने एज्यूम कर लिया, एक को एक्स एज्यूम कर लिया और एक को वाई एज्यूम कर लिया। फिर एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में। और बोल रहा है, पहले दूसरे वाली इक्वेशन बना लेते हैं। बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। मतलब कि y प्लस 11 इक्वल्स टू एक्स। ये समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। ऊपर क्या लिखा है मैंने, x किसकी स्पीड है और पैसेंजर ट्रेन की कितनी है, y। समझ में आया, यही क्वेश्चन कैसे लिखा है। अब दूसरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो टाइम जो लगता है एक्सप्रेस ट्रेन को वो 1 घंटा कम लगता है। तो पहले तो इसका टाइम निकालो, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है 132, अपॉन स्पीड कितनी है x। ये जो है एक्सप्रेस ट्रेन को कितना टाइम लगता है, उसको 1 घंटा कम टाइम लगता है, इसमें से एक माइनस कर दूँ, और इतना ही टाइम किसको लगेगा, पैसेंजर ट्रेन को लगेगा। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन को जितना टाइम लगता है उसमें एक सॉरी जोड़ेंगे,
एक्सप्रेस ट्रेन को ज्यादा टाइम लगता है ना, 1 घंटा ज्यादा लगता है ना एक्सप्रेस ट्रेन को, सॉरी सॉरी 1 घंटा कम लगता है। हाँ तो जोड़ेंगे, मतलब इसको अगर लगता है 9 तो इसको कितना लगेगा 10, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तभी तो दोनों इक्वल आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 जोड़ा। इक्वल माइनस यहाँ करेंगे ना, दोनों को इक्वल कैसे बनाएंगे, कम लगता है क्या, तो लेकिन बराबर थोड़ी ना है, इक्वल बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेना तुम लोग। किसकी स्पीड है, हाँ क्या लिखा हुआ है सवाल में, क्या लिखा हुआ है, ज्यादा है ना, तो जो पैसेंजर में जब 11 जोड़ेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा, जैसे मैंने बताया ना वैसे तुम लोग कर लो, वैल्यू एज्यूम कर लो। इसकी 11 ज्यादा है, मतलब इसकी अगर 17 है तो इसकी कितनी है 28। अब दोनों को इक्वल कैसे बनाएंगे, इसमें 11 जोड़ेंगे तभी तो दोनों इक्वल होगा, इसमें मतलब किसमें y में, देखो सॉल्व कैसे करेंगे, अरे एक की निकालेंगे दूसरे में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसे सॉल्व करेंगे। जो भी तुम करो, x की पुट करो क्या y की पुट करो, हाँ जैसे बिल्कुल, वो तो बेसिक मैथमेटिक का रूल है, उसमें तो दो फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं, फ्रैक्शन को जोड़ने के लिए कुछ रूल थोड़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रैक्शन को एलसीएम लेके जोड़ते हैं, जब भी फ्रैक्शन जो दो दिखेंगे उनको जोड़ने का वही रूल है कि उनका डेनोमीटर सेम होना चाहिए, नहीं है डेनोमीटर सेम तो डेनोमीटर सेम बनाते हैं, और ये रूल है कि a/b=c/d दिखे तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूल है बस, और क्या, ये बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा ना वैलिड है, जहाँ पे भी इस टाइप का हमें इक्वेशन दिखे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, ठीक है। और अब नहीं है तो घर जाके ये सारे क्वेश्चन जो है कम से कम 2-3 बार अटेम्प्ट करना है, 5 वाला तो पक्का करना है, और ये सारे क्वेश्चन करने हैं कम से कम 3 बार। पहले जो मैंने समझाया वैसे समझ समझ के पहले तो इसका आंसर निकालना, मैंने जो है इक्वेशन बस फ्रेम करके छोड़ दिया है, सोल्यूशन निकालना है एनसीईआरटी के, मैच करवाना है आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आंसर मैच हो गया फिर से समझ के 3 बार करना है हर एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी को ही बार बार सॉल्व करना है, ठीक है। तुम लोग जो है अभी बहुत चीज़ों में कंफ्यूज हो, तुम लोग कोफिशिएंट में भी कंफ्यूज हो, अभी कोफिशिएंट में एक्स बोल देते हो तुम लोग, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला भूल जाते हो तुम लोग, ये सब काम नहीं करना है ऐसे, हाँ अगर सॉल्व हो रहा होगा तो सॉल्व करेंगे, और सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो सॉल्व नहीं करेंगे। किसमें, उसमें उसमें मैं बता रहा हूँ, उसमें मैंने क्या सोचा था, पहले तो मैंने जैसे बताया था वैसे मैंने ट्राई किया सॉल्व करने का, ठीक है।